डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल राउंड अवेयरनेस चैनल। और इस चैनल पर मैं बिहार एसटीईटी 2019 के रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर करता हूं। तो आज का कुछ सर्टेन टॉपिक हमारे डियरेस्ट कैंडिडेट्स ने मुझे मेल किया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूं सबसे सिंपलेस्ट और सिंपलेस्ट तरीका, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आप आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है क्या और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बिहार एसटीईटी में कितना इम्पैक्ट करेगा। और सर्टेन टॉपिक वो कवर होगा जिसमें कि उसमें बताया जाएगा आपको कि इज इट जेन्यून नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, क्या जो बिहार एसटीईटी में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जा रहा है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जेन्यून है या नहीं है। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे, क्योंकि बहुत सारा र्यूमर फैलाया जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा, डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स के द्वारा, कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। वाई सम डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स आर स्प्रेडिंग र्यूमर्स, क्यों कुछ डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स र्यूमर फैला रहे हैं, उस र्यूमर्स से उन्हें बेनिफिट क्या होगा। और र्यूमर्स से बहुत सारा कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग मैं इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो का मेन मोटो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आसानी से समझना, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुए वो कितने हद तक वैलिड रहेंगी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रेलवे में भी होती है, एसएससी में भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे वैकेंसीज में होती है और स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसीज में होती है। तो यहाँ पे एक सर्टेन टॉपिक ये भी कवर होगा, व्हाई द केस ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विल बी इनवैलिड। नॉर्मलाइजेशन केस प्रोसेस पे जो केस हुई है वो इनवैलिड हो जाएगी, और कब तक इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि जो केस की गई है वो बेबुनियाद हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे जो केस की गई है। तो उन सब चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में जो हाई कोर्ट में केस किए गए वो सब इनवैलिड हो जाएंगी। इस चैनल पे बने रहे आप, और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ को कवर करने के लिए बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि आपको सारे के सारे ऑथेंटिक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाएँ आपको। तो इस चैनल पे बने रहें आप। इस चैनल से रिगार्डिंग आपको सारे के सारे बिहार एसटीईटी के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, चाहे वो आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आती है या फिर जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आप कंटेंट देख रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, यानी परीक्षा अंकों को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो इसको जानने के लिए हम आगे के कंटेंट को देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे ये सारा कंटेंट, ये स्टेंजा, जिसमें एसएससी, रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विगत 10 वर्ष से नॉर्मलाइजेशन कर रही है। विद्यार्थियों ने लगातार आयोग से शिकायत की कि कई शिफ्टों में परीक्षा का स्तर बहुत सरल था, इसलिए उस शिफ्ट के विद्यार्थी दी गई समय सीमा में अधिक प्रश्नों को हल करने में सक्षम थे। लेकिन कुछ शिफ्टों में प्रश्नों का स्तर लंबा और कठिन था, और उस शिफ्ट के विद्यार्थी मेहनत कर भी अधिक प्रश्न हल नहीं कर सके। आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया, और इसलिए उन्होंने एसएससी, रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सारी वैकेंसीज में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके। यानी जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया गया है या किया जाता है वो 100% वैलिड होती है। इसका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज। अब जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ इंडियन रेलवेज, एसएससी, आईपीएस, सीटीईटी, ये सारी जो वैकेंसीज होती हैं, इन सभी में इम्प्लीमेंटेशन होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का। जैसा कि आप देख रहे होंगे रेलवे में भी यहाँ पे रिवाइज नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है। तो ये मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट ईजी है, जिससे कि सबको न्याय मिल सके, जस्टिस हो पाए सबके लिए। तो आगे हम फिर देखते हैं कि अगले कंटेंट में बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुई थी उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो ये जो अफवाह फैल रही है, र्यूमर्स फैलाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वैलिड नहीं है, तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस 100% वैलिड है। और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे का, यहाँ भी मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाला जाता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। उसी तरह एसएससी में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो कैलकुलेट होती है ये सभी बैंक एग्जाम में होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेट, कैट, मैट, आईपीएस, सीटीईटी, रेलवे भर्ती बोर्ड और एसएससी सब में। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसे किया जाता है। तो आइए अब हम समझें कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है, क्या ज़रूरत है, इसको आसानी से समझते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। यदि कोई ऑनलाइन परीक्षा कई दिनों में होती है तो उसमें हर दिन अलग अलग पेपर आते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों ने इसका विरोध किया
उनका कहना था कि हमारी पाली में जो पेपर आया वो कठिन था, दूसरी पाली में सरल था। बस इसी की शिकायत को आधार बनाकर नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई। तो ये नॉर्मलाइजेशन सबको सेटिस्फेक्शन देने के लिए, डैट मीन्स कि किसी का शिफ्ट हार्ड हो, किसी का शिफ्ट ईजी हो, तो उसके लिए सबके साथ जस्टिस हो पाए, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन पद्धति में? थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको हम जानते हैं। सबसे वैल्यूएबल पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जाता है। इसके आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं कि मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, तो अनुमान लगा लिया जाता है कि इस पेपर में यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। जबकि दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था तो इसका उल्टा कर दिया जाता है, 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाता है। डैट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते भी हैं और मार्क्स घटते भी हैं। डिपेंड करता है शिफ्ट पे कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है। अब वहीं पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को समझने का एक चार्ट है। अब यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे होंगे कि क्रम संख्या शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको सबसे आसानी से ये चैनल आसानी से आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस समझा दे। तो शिफ्ट 1 में कैंडिडेट 1 को 60 मार्क्स आए हैं, कैंडिडेट 2 स्कोर्ड 50 मार्क्स, कैंडिडेट 3 45 मार्क्स, कैंडिडेट 4 65 मार्क्स एंड कैंडिडेट 5 55 मार्क्स। उसी तरह शिफ्ट 2 में 100 मार्क्स, 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, 90 मार्क्स, 85 मार्क्स। शिफ्ट 3 में 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 60 मार्क्स, 75 मार्क्स, 80 मार्क्स। तो आप देख रहे होंगे कि शिफ्ट 1 इसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, डैट मीन्स ये शिफ्ट हार्ड है। शिफ्ट 2 ये इसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, डैट मीन्स कि ये जो शिफ्ट है वो इजी था। अब शिफ्ट 3 इसमें भी ज़्यादा मार्क्स आ रहा है लेकिन शिफ्ट 2 से कम है। तो सबसे हार्ड शिफ्ट कौन था? शिफ्ट 1। तो यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डाटा दिया गया है, जो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है उसका यहाँ पे डाटा का रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप देख लें, ये डाटा का रिकॉर्ड है जिसमें उसी शिफ्ट में जो चार्ट बनी हुई है उस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो डाटा को अब मैनिपुलेट किया जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका यहाँ पे समझने का ये है। यहाँ पे आप अगला कंटेंट देखिएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के स्तर के कारण अलग अलग शिफ्टों में उम्मीदवारों के अंकों में भिन्नता देख सकते हैं। इसलिए हम पहली शिफ्ट का माध्य ज्ञात करेंगे, यानी मीन वैल्यू निकालेंगे। तो पहले शिफ्ट का 55 मार्क्स आया मीन वैल्यू, दूसरे शिफ्ट का मीन वैल्यू 85 मार्क्स आया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में 55 मार्क्स है और सेकंड शिफ्ट में 85 मार्क्स है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। 85 में से 55 माइनस करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा यानी मीन वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो 30 होगा। अब ये जो 30 मार्क्स है वो फर्स्ट शिफ्ट के मार्क्स में, ये जो फर्स्ट शिफ्ट का मार्क्स है आप देख रहे होंगे, ये फर्स्ट शिफ्ट के मार्क्स में 30 मार्क्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे सब में 30 ऐड कर दिया गया। 60 + 30 90, 50 + 30 = 80, 45 + 30 = 75, 65 + 30 = 95, 55 + 30 = 85। ये ऐड होने के बाद अब क्या होगा कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंक बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो सबके लिए जस्टिस हो जाएगा, जो हार्ड शिफ्ट में है, जो इजी शिफ्ट में है, सबके लिए जस्टिस हो गया। अब उसी तरह ये जो सेकेंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है इस दोनों का मीन वैल्यू निकाला जाएगा। तो जो सेकेंड शिफ्ट है उसका मीन वैल्यू 85 आया और थर्ड शिफ्ट का मीन वैल्यू 80 आया। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। अब ये जो 5 है, ये 5 जो है वो जो थर्ड शिफ्ट में है का जो कैंडिडेट्स हैं उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ ऐड हो गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ पे भी वेरिएशन आते हैं। यहाँ पे वेरिएशन क्या आते हैं कि कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स माइनस होगा। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स माइनस होगा। और कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, डेट मीन्स कि नेगेटिव नहीं करता है। तो यहाँ पे इस सेंस में स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे वो स्टेट के हो, ये पूरी तरह से वैलिड है।
तो इसमें किसी तरह कोई सवाल नहीं उठता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे जो सवाल उठा रहे हैं कैंडिडेट्स, जिनके बीच में कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन उनका क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे जो केस की जो र्यूमर फैल रही है, जो अफवाहें फैल रही है, वो एट लास्ट क्या हो जाएगा कि इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक पुख्ता स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, जिसके कारण आप इस चीज़ को देख सकते हैं और आप लोग निश्चिंत रहें। जो नॉर्मलाइजेशन हुई है वो चाहे वो रेलवे में होती है या एसएससी में होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में होती है, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज में होती है, वो सभी वैलिड है। तो इसके साथ आपका पूरा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होती है। तो ये एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिसमें बैठते हैं एग्जाम में, उसमें खासकर होता है, क्योंकि जहाँ पे लाखों कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, शिफ्ट अलग है, उनका उनका शिफ्ट का लेवल भी अलग होता है, उनका शिफ्टिंग 1, शिफ्टिंग 2, शिफ्टिंग 3 में होता है। तो इस तरह से ये चार्ट निकाला जाता है। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू फिर से एक चार्ट को देख लीजिए। ये जो चार्ट है ये ओवरऑल आपको समझाता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, और इसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लार्ज अमाउंट पे निकलता है। तो इसके साथ वीडियो पे बने रहें और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस चैनल को आप लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। थैंक्स।